नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित कुमार। दोस्तों, करंट अफेयर्स एंड जीके की इस नई पहल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस नई पहल का हमारा मकसद यह है कि विद्यार्थियों को बेहतर से बेहतर प्रश्न मुहैया कराए जाएं ताकि वो अपने आगे आने वाले एग्जाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। दोस्तों, इस नई पहल से हम आपको बता दें कि इस नई पहल से आप अपने आगे आने वाले एग्जाम जैसे कि एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, यूपीपी, स्टेट पीसीएस और छोटे मोटे वनडे एग्जाम जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और डीआरडीओ, इन इस तरह के, और एसएससी एमटीएस, डीआरडीओ एमटीएस, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस, तमाम तरह के ऐसे एग्जाम हैं, या फिर आपके सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के यानी कि सीएपीएफ से रिलेटेड कोई एग्जाम है, उन एग्जाम्स के लिए आपके करंट अफेयर्स और जीके की यह पहल कारगर साबित होगी। इस पहल से आपको वो चीजें मिलेंगी। आप एक तो एक करंट अफेयर्स तो आप पढ़ ही रहे हैं, जो आपको नए नए अपडेट होते हैं, वो करंट अफेयर्स हम इस सीरीज के माध्यम से आपको पहुंचा ही देते हैं। लेकिन लास्ट में जो 3 4 5 क्वेश्चन होते हैं ना, वो जीके से रिलेटेड होते हैं। उस जीके के क्वेश्चन को आप उसमें आप डिटेल्स भी पढ़ते हैं, आप उसका बैकग्राउंड भी जानते हैं, तो आपका स्ट्रॉन्ग, आप मतलब उस क्वेश्चन पे आपकी बेहतर पकड़ बन जाती है। ठीक है। सपोज आज आज की सीरीज में हम जैसे ही जीके से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन को देखा जाए और किस एग्जाम के लिए बेहतर है। जैसे कि जो वन लाइनर, अब जैसे कि ये पहला पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस बारी। तो पहले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, तो ये क्वेश्चन वन लाइनर जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, कभी कभी कुछ बड़े एग्जामों में भी वन लाइनर क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिए जाते हैं स्टेटमेंट में। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन स्टेटमेंट से ही पूछा जाए। स्टेटमेंट में अगर कथन निष्कर्ष दे के अगर क्वेश्चन पूछता है तब भी ठीक है, लेकिन अगर छोटे मोटे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो आप जरूर ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो दोस्तों, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं आज आज की सीरीज का। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंबरनाया नदी में लगभग 20,000 टन डीजल रिसाव की घटना देखी गई है। यह नदी किस देश से संबंधित है? जे जो समुद्र में जो 20,000 टन डीजल रिसाव हुआ है, इससे सबसे सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को आएगी जो समुद्री जीव हैं, जो समुद्री प्राणी हैं। उनको उनके लिए यह डीजल रिसाव बहुत ही नुकसानदायक होगा। हालांकि यह घटना आपके किस देश में है? आपके ऑप्शंस है संयुक्त राज्य अमेरिका, रसिया, चीन या अर्जेंटीना। तो आपका करेक्ट आंसर है आपका रसिया, यानी कि रूस में यह घटना देखी गई है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें। तो इस तरह के क्वेश्चन जितने भी वनडे एग्जाम है जैसे सी टेट वगैरह, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स वाली चीजें आती हैं, वहाँ आपको अभी जैसे यही क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में मान लो कि कोई एसएससी सीजीएल से रिलेटेड कोई एग्जाम हो रहा है या कोई बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम हो रहा है, तो इस तरह के एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। और अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा है, आपने चीजों को समझा है, तो आप जरूर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हेल्दी एंड एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग पहल को लॉन्च किया गया है? इस पहल की बात हो रही है। अगर आपने ये क्वेश्चन सही से आपके ऑप्शंस हैं गृह मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि विद्युत मंत्रालय। दोस्तों, यह पहल मैत्री के अंतर्गत लॉन्च की गई है। हम लोगों ने मैत्री पहल के बारे में पहले भी पढ़ा होगा। दोस्तों, मैत्री पहल हम लोग जैसे ही जानेंगे। ठीक है। मैत्री का मतलब है आपका, एम से मतलब है मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर
एनर्जी इफिशियंस इफिशियंसी। दोस्तों मैत्री जो कार्यक्रम है वो विद्युत मंत्रालय एवं यूसैड, यू एस ए आई डी के बीच भारत एवं अमेरिका द्विपक्षीय साझेदारी का एक हिस्सा है। जो मैत्री पहल है वो भारत एवं कार्यक्रम विद्युत मंत्रालय एवं यूसैड के बीच भारत अमेरिका द्विपक्षीय साझेदारी का एक हिस्सा है। तो ये हेल्दी एंड एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग जो कि विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगा? आपके ऑप्शंस हैं ए वियतनाम, बी चीन, ऑप्शन है आपका सी भारत और डी आपका श्रीलंका। दोस्तों 1979 के बाद में पहली बार 2022 में पहली बार भारत में महिला फुटबॉल कप की मेजबानी करेगा। इससे पहले भारत ने 2016 में एएफसी यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल कन्फेडरेशन अंडर 16 चैंपियनशिप तथा 2017 में फीफा फीफा अंडर 17 यानी कि एएफसी के अंदर अंडर 16 और यहाँ अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी भारत ने की है। एएफसी का मतलब है एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। एएफसी मतलब है आपका एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं हम लोग, एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित में से किस अभियान का संचालन किया जा रहा है? तो दोस्तों EESL यानी कि एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड द्वारा अभियान चलाया जा रहा है आपका आई कमिट स्वदेश अभियान, या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो EESL द्वारा आपका आई कमिट अभियान चलाया जा रहा है। यह पहल सरकार, कॉरपोरेट्स, बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय संगठनों और थिंक टैंक और व्यक्तियों जैसे खिलाड़ियों के विविध सेट को एकजुट कर रहा है। जो आई कमिट पहल है वो इन सभी जो मैंने बताया आपको, सरकारों, बहुत सारे देशों की सरकारें हैं या राज्य की सरकारें हैं, ठीक है, और उनको एकजुट कर रहा है। कॉरपोरेट्स हैं, बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय संगठन है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो थिंक टैंक हैं, और व्यक्तियों को, खिलाड़ियों के विविध सेट को एकजुट कर रहा है आई कमिट अभियान। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं, हाल ही में संपन्न वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश ने किया था? ऑप्शंस हैं आपके भारत, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका या चीन। तो आपका करेक्ट आंसर है आपका यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत सहित 50 से अधिक देशों के बिजनेस लीडर्स, ठीक है, और आपके सिविल सोसाइटीज, ठीक है, और आपके यूएन एजेंसीज के, यूएनओ के आपके मेंबर्स, राष्ट्राध्यक्ष और देश के अन्य देशों के नेताओं, उन्होंने हिस्सा लिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6वां हम लोग देखते हैं, किस मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों के लिए देश भर में 200 नगर वन विकसित करने की बात करी है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे आने वाले पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स, एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ों या एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये भी शामिल हो सकता है, और आप बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखिएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि एनवायरनमेंट की क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। तो 200 नगर वन विकसित किए जा रहे हैं, किस मंत्रालय की पहल है? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय
पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, विधि मंत्रालय। तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय। दोस्तों हम लोगों को ये एक चीज जान लेनी होगी, यहाँ पर 200 नगर वन की बात हो रही है ना, वन जैसे ही बात हुई है ना, तो वन से आप समझ लो पर्यावरण वन मंत्रालय, एक लिंक लगा सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7वां हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस कार्यपालिका का चयन विधायिका के सदस्यों के द्वारा, मतलब सदस्यों के जैसे ही होता है, सदस्यों के वैसे ही होता है। ऑप्शंस हैं आपके अध्यक्षीय कार्यपालिका में, संसदीय कार्यपालिका में, या दोहरी कार्यपालिका में, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे किस कार्यपालिका का चयन विधायिका के सदस्यों के जैसे ही होता है, तो वह है आपकी सदन संसदीय कार्यपालिका। ठीक है। तो अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 8वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या कानून विधि के प्रकारों में शामिल है? ऑप्शंस हैं आपके सकारात्मक विधि, प्राकृतिक एवं नैसर्गिक विधि, ऑप्शन सी है लोक विधि, या उपरोक्त सभी। तो कानून विधि के प्रकार हैं वो सारे ही हैं, सकारात्मक विधि भी है, प्राकृतिक विधि भी है आपकी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि प्राकृतिक उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राकृतिक न्याय के बारे में सही है? प्राकृतिक न्याय एक गतिशील अवधारणा है, ये बात सही है। प्राकृतिक न्याय एक गतिशील अवधारणा है। न्यायाधीश कोड निर्णय सुनाने से पूर्व दोनों पक्षों को ध्यान आपका दूसरा स्टेटमेंट है, न्यायाधीश कोर्ट निर्णय सुनाने से पूर्व दोनों पक्षों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में शामिल है। तो आपका ऑप्शंस है आपके केवल एक, ऑप्शन बी है आपका केवल दो, के दोनों एक व दो, या इनमें से कोई नहीं। तो आपके दोनों ऑप्शंस प्राकृतिक न्याय को लेकर सही हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10वां हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 10वें में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके परिसंघात्मक व्यवस्था को, एकात्मक व्यवस्था को, या संघात्मक व्यवस्था को, या इनमें से कोई नहीं। तो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन हम लोगों का संघात्मक व्यवस्था को बोलते हैं, क्योंकि परिसंघात्मक व्यवस्था में क्या है कि राज्यों को अधिक महत्व होता है, केंद्र को उतना नहीं। स्टेट इम्पोर्टेंट पर सेंटर नहीं, ऐसे समझिएगा। ठीक है, जब एकात्मक व्यवस्था हो, जैसे कि आपका चाइना में है, तो यहाँ पर क्या है कि परिसंघात्मक व्यवस्था आपकी जैसे कि यूएसए में है, यहाँ पर स्टेट स्ट्रांग है। ठीक है, और जो एकात्मक व्यवस्था है वो चाइना में, यहाँ पर सेंटर स्ट्रांग होता है, पर स्टेट उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। जब संघात्मक व्यवस्था की बात हो,
यहाँ पे राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन रहती है कि सेंटर को भी पावर है और स्टेट को भी है, पर यहाँ पर स्टेट संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। यहाँ की ये एक विशेषता है। तो इसीलिए संघात्मक व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं आपका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। अंतिम प्रश्न हम लोग 11वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस पहल का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से क्या अध्यक्षीय शासन प्रणाली के संबंध में असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं, राष्ट्रपति वास्तविक राज्याध्यक्ष होता है। आपका दूसरा ऑप्शन है, विधानमंडल महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को हटा सकता है। राष्ट्रपति को यह शक्ति होती है कि वह अपने विवेकानुसार विधानमंडल को भंग कर सके। यह शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण तथा नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांतों पर आधारित है। तो यहाँ पर आपका इस असत्य पूछा गया है कि असत्य कौन है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति वास्तविक अध्यक्ष होता है आपका, ये बात आपकी करेक्ट है। राष्ट्रपति वास्तविक अध्यक्ष होता है। अध्यक्षीय प्रणाली की बात हो रही है, यहाँ पे सांसदीय प्रणाली की बात नहीं हो रही है। विधानमंडल महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को हटा सकता है, ये बात भी आपकी सही है। दोनों बातें सही है। राष्ट्र और आपका ऑप्शन डी और आपका ऑप्शन सी है, राष्ट्रपति को यह शक्ति होती है कि वह अपने विवेकानुसार विधानमंडल को भंग कर सके। दोस्तों, ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है कि वह अपने विवेक से किसी भी विधानमंडल को, वो भले ही पूर्ण बहुमत हो या अल्प बहुमत में हो, तो उसको समाप्त कर सके। जबकि आपका डी ऑप्शन है, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। जबकि डी ऑप्शन है, यह शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण तथा नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांतों पर आधारित है। सच बात है, आपकी अध्यक्षीय प्रणाली है वो आपकी शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण संतुलन के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। दोस्तों, आज की पहल में बस इतना ही। कुछ और नए प्रश्नों के साथ में अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और कोविड-19 से अपनी सुरक्षा बनाए रखिए। आपका भविष्य है तो आपका भविष्य जब होगा जब आप होंगे। तो अपने आसपास पड़ोस में जागरूकता फैलाते रहिए। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।